हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू कैम स्मार्ट क्लासेस। तो पिछले वीडियो लेक्चर में हमने क्या कवर कर लिया था, इंट्रोडक्शन सॉल्यूशंस क्या होते हैं और उनका क्लासिफिकेशन हम कैसे कैसे करते हैं वो हमने देख लिया था। तो इस लेक्चर में हम क्या पढ़ने वाले, कंसंट्रेशन, और कंसंट्रेशन को कैसे हम एक्सप्रेस कर सकते हैं उसको हम देखने वाले हैं। तो सबसे पहले आप हेडिंग डाल लीजिए कंसंट्रेशन। स्पेलिंग मिस्टेक पे बिल्कुल मत जाइए, कॉन्सेप्ट को समझिए। स्पेलिंग हो सकता है एक दो गलत हो तो आप अपनी तरफ से सही लिख लीजिए, बाकी मैं कोशिश करूँगा सही लिखने की। तो देखो, कंसंट्रेशन आपकी क्या होती है। कंसंट्रेशन आप बोल सकते हैं पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ सोल्यूट डिजोल्ड इन या प्रेजेंट इन पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ सोलवेंट और या सॉल्यूशन, ये आपकी कंसंट्रेशन होती है। अब मैंने दो चीज़ें बोली हैं, अमाउंट ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ अब मैंने बोला है सोलवेंट प्लस सॉल्यूशन, ये दो चीज़ें बोली अब मैंने। तो ये सोलवेंट और सॉल्यूशन बोलने का अपना एक लॉजिक है या अपना मेरा एक स्वार्थ है, ये बोल लो। सोलवेंट मैंने क्यों बोला, क्योंकि मोलैलिटी में सोलवेंट को यूज करते हैं और मोलैरिटी में सॉल्यूशन इसको यूज करते हैं, सॉल्यूशन को, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, और इसमें मास ऑफ सॉल्यूशन। तो इसलिए मैंने ये दो चीज़ें बोली, सोलवेंट और सॉल्यूशन। तो देखिए अब हम इसको डिफाइन करेंगे कंसंट्रेशन को। तो देखो, कंसंट्रेशन को आप कैसे डिफाइन करेंगे, अमाउंट ऑफ सोल्यूट डिजोल्ड इन पर लीटर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन और इन पर केजी वेट ऑफ सॉल्वेंट। तो ये आपकी कंसंट्रेशन है, पर लीटर और पर केजी, पर लीटर वॉल्यूम या पर केजी सॉल्वेंट में सोल्यूट कितना प्रेजेंट है, तो उसको बोलते हैं बच्चों कंसंट्रेशन। अब कंसंट्रेशन को एक्सप्रेस कैसे किया जाता है, तो यहाँ मैं लिख रहा हूँ मेथड्स एक्सप्रेसिंग कंसंट्रेशन। तो इसके दो मेथड इसके आपके पास 6 से 7 मेथड है, जिसको पहला आपका क्या है, पहला है इसमें आपका पहला आप क्या ले सकते हैं, परसेंटेज में भी आपकी 3 चीज़ें होती हैं, वेट बाई वेट परसेंटेज, वेट बाई वॉल्यूम परसेंटेज, वॉल्यूम बाई वॉल्यूम परसेंटेज। तो ये 1 बाई 1 देखेंगे, सही है। सेकंड है आपका ppm, पार्ट्स पर मिलियन। थर्ड है आपका मोल फ्रैक्शन, x। फोर्थ है आपका, इसमें आप फोर्थ ले सकते हैं स्ट्रेंथ, सही है। फिफ्थ आपका क्या आ जाएगा, फिफ्थ हो जाएगा इसमें आपका मोलैरिटी, और सिक्स्थ आ जाएगा मोलैलिटी। सेवंथ आपका क्या आ जाएगा, नॉर्मेलिटी। नॉर्मेलिटी कैपिटल N, मोलैलिटी स्मॉल m और मोलैरिटी कैपिटल M। तो हमें ये 7 चीज़ें पढ़नी है कंसंट्रेशन में, सही है इतनी बात। तो ये 7 चीज़ें देखने वाले 1 बाई 1 करके अब हम, तो आइए अब हम इन 7
चीज़ों को देख लेते हैं एक बार। तो परसेंटेज देखते हैं अब हम, परसेंटेज क्या होती है। फर्स्ट जो है, फर्स्ट है आपका परसेंटेज। तो परसेंट आपका दो चीज़ें हैं परसेंट में, परसेंटेज है जो, वो दो चीज़ें हैं उसमें, पर और सेंट। यानी कि सेंट मतलब होता है 100, तो परसेंट मतलब पर 100 पार्ट्स बोल सकते हैं आप, सही है। सेंट मतलब होता है 100, तो परसेंटेज मतलब 100 में से कितना है वो आपका होगा परसेंटेज, सही है। तो इसको डिफाइन कैसे करेंगे, अगर आपको कंसंट्रेशन की टर्म में बताना है तो इसको डिफाइन करेंगे अमाउंट ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन पर 100 पार्ट्स ऑफ सॉल्यूशन, सही है इतनी बात। अमाउंट ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन पर 100 पार्ट्स ऑफ सॉल्यूशन, कितनी अमाउंट प्रेजेंट है पर 100 पार्ट्स ऑफ सॉल्यूशन में आपकी सोल्यूट की, उसको बोलते हैं ये जो परसेंटेज इन पर 100 पार्ट्स ऑफ सॉल्यूशन। तो देखो परसेंटेज का फॉर्मूला आपका क्या बन जाएगा, परसेंटेज हो जाएगी आपकी अमाउंट ऑफ सोल्यूट बाय अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100, ये हो जाएगी आपकी परसेंटेज। परसेंटेज 3 तरह से एक्सप्रेस करी जाती है, वेट बाई वेट परसेंटेज, वेट बाई वॉल्यूम और वॉल्यूम बाई वॉल्यूम परसेंट। वेट बाई वेट मतलब क्या होगा, वेट ऑफ सोल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100, ये होगी वेट बाई वेट। वेट बाई वॉल्यूम परसेंटेज क्या होगी, वेट ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। और नेक्स्ट है आपका वेट बाई, इसमें होगा वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, सही है। तो ये 3 तरीके हैं परसेंटेज को एक्सप्रेस करने के। वेट बाई वेट मतलब दोनों वेट होगा, सॉल्यूशन और सोल्यूट का दोनों का। वेट बाई वॉल्यूम मतलब सोल्यूट का आपका क्या होगा, वेट होगा, और सॉल्यूशन की आपकी वॉल्यूम होगी। और वेट बाई वेट परसेंटेज यानी कि आपका वॉल्यूम होगा दोनों का, सोल्यूट और सोल्यूएंट का, सॉल्यूशन का। अब आपको कहा जाएगी 10% वेट बाई वेट NaCl प्रेजेंट है आपका, सही है। तो इसमें देखो वेट बाई वेट मतलब 10% मतलब 10/100, तो 10 ग्राम आपका क्या है, NaCl है, 100 आपका क्या है, सॉल्यूशन है 100 ग्राम। वेट बाई वेट है तो दोनों ग्राम में होंगे। तो सोलवेंट आपका कितना हो जाएगा, सोलवेंट हो जाएगा 100 माइनस 10, तो 90 ग्राम आपका सोलवेंट हो जाएगा, सही है। इसी तरह से आपको 10% वेट बाई वॉल्यूम कहा जाए, आपके पास कुछ भी है, मान लो वेट बाई वॉल्यूम में कोई XYZ कोई भी सब्सटेंस प्रेजेंट है, तो 10 ग्राम आपका क्या होगा, X होगा 100 ml सॉल्यूशन में, सही है। तो ये वेट बाई वॉल्यूम ऐसे निकालना है आपको, तो इसकी ज़रूरत आपको पड़ेगी आगे, और ये आपने अच्छे से 11th में भी पढ़ रखा है। तो इसको अब मैं रेज कर रहा हूँ। और इसके बाद जो सेकंड नंबर आता है वो आता है ppm। ppm क्या होता है, पार्ट्स पर मिलियन। ppm क्या है, पार्ट्स पर मिलियन। जैसे आपकी परसेंटेज है वैसे ही आपका ppm है, उसको हम कैसे दिखाएंगे ये देखते हैं अब हम। तो सेकंड है आपकी ppm।
पार्ट्स पर मिलियन, जिसको बोला जाता है पीपीएम। पीपीएम का जो फॉर्मूला बनेगा वो आपका क्या बनेगा, वो ही बनेगा अमाउंट ऑफ सोल्यूट बाई अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन। बस फ़र्क इतना है, उसमें 100 से मल्टीप्लाई कर देते और इसमें 10⁻⁶ से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये आपका पीपीएम हो जाएगा। अब आप ये समझिए कि पीपीएम क्यों यूज़ किया जाता है। पीपीएम उस कंडीशन में यूज़ किया जाता है जिस कंडीशन में आपका जो सोल्यूट है वो ट्रेस अमाउंट में प्रेजेंट होता है। उस केस में कंसंट्रेशन को एक्सप्रेस करने के लिए पीपीएम का यूज किया जाता है। जैसे कि मान लो अब आपको सपोज, ऐसा होता नहीं, सपोज जो आपका सी है उसमें जो वाटर है उसका वेट मान लिया क्या है, 1100 ग्राम है, और उसमें जो NaCl नमक है वो है आपका 1 ग्राम। ये सही है, 0.1 मान लो, चलो 0.1 ग्राम ये, तो इसमें ये आपका सोल्यूट है। तो इस केस में जब आप कंसंट्रेशन टर्म को एक्सप्रेस करेंगे तो इसमें आप पीपीएम का यूज़ करना पड़ेगा, सही है। इसी तरह से एयर पोल्यूशन उसको एक्सप्रेस करना है तो उसको एक्सप्रेस करने के लिए आपको किसकी ज़रूरत पड़ेगी, पीपीएम की ज़रूरत पड़ेगी। थर्ड है आपका हार्डनेस ऑफ वाटर को अगर आपको देखना है तो उसमें भी आप पीपीएम का यूज़ करना पड़ेगा। एयर पोल्यूशन के लिए भी यूज़ करना पड़ेगा पीपीएम का, सही है। और थर्ड हार्डनेस ऑफ वाटर देखनी है तो उसमें भी आपका पीपीएम का यूज़ आपको करना पड़ेगा। तो ये सेकंड कंसंट्रेशन टर्म है। इसके बाद थर्ड जो है आपकी वो है स्ट्रेंथ। तो अगली है आपकी स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ आप समझिए क्या होती है। स्ट्रेंथ होती है आपकी अमाउंट ऑफ सोल्यूट ग्राम में होना चाहिए, डिसॉल्व्ड इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। आपकी सोल्यूट की कितनी अमाउंट प्रेजेंट है ग्राम में 1 लीटर सॉल्यूशन में, तो वो होगी आपकी स्ट्रेंथ। तो स्ट्रेंथ का जो फॉर्मूला बनेगा वो आपका क्या बनेगा, अमाउंट ऑफ सोल्यूट किसमें, ग्राम में, अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लीटर। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन भी और आपकी कितनी होगी 1 लीटर। तो ये आपकी बन जाएगी स्ट्रेंथ। और स्ट्रेंथ की जो यूनिट होगी अमाउंट ऑफ सोल्यूट ग्राम में तो ग्राम, और लीटर है इसमें नीचे तो ग्राम पर लीटर। ये आपकी जो ये स्ट्रेंथ है इसकी यूनिट आ जाएगी। तो स्ट्रेंथ है जो वो आपकी क्या होगी, ग्राम पर लीटर। ये आपकी स्ट्रेंथ है। तो इसके बाद तो नेक्स्ट अपना क्या है, मोल फ्रैक्शन। तो मोल फ्रैक्शन को x से रिप्रेजेंट करते हैं। तो मोल फ्रैक्शन आपका देखिए क्या है, ये होता है रेशो। तो इट इज द रेशो ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ 1 कंपोनेंट टू द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑल द कंपोनेंट्स। समझिए अब इसको क्या है, ये क्या लिख दिया मैंने रामायण सी। मोल फ्रैक्शन क्या होता है कि जिसके आपको नंबर ऑफ, जिसका आपको मोल फ्रैक्शन निकालना है उसके मोल
उसके जो नंबर ऑफ मोल्स है उसको आप ऊपर लिख दीजिए, अपॉन में टोटल नंबर ऑफ मोल्स को जोड़ दीजिए जितने आपके कंपोनेंट हैं उन सभी के, तो वो आपका क्या हो जाएगा, मोल फ्रैक्शन। सही है। अब मेरे को मान लो इसमें 3 कंपोनेंट प्रेजेंट है, ए बी और सी, ये है आपके कंपोनेंट्स। सही है। ए बी सी 3 कंपोनेंट प्रेजेंट है, तो ए बी सी ए के मोल फ्रैक्शन ऐसे निकलेंगे, एक्स से इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए ऊपर, अपॉन में सबके नंबर ऑफ मोल्स को सम कर दिया, जोड़ दिया। एक्स बी निकालेंगे सिमिलरली, तो एन बी बाई एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी, ये हो जाएगा। एक्स सी निकालेंगे तो एन सी बाई एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी, ये हो जाएगा। सही है इतनी बात। तो जिसका आपको मोल फ्रैक्शन निकालना है, सबसे पहले उसके नंबर ऑफ मोल्स को कैलकुलेट करिए, उसके बाद जितने बाकी कंपोनेंट हो रहे हैं उन सभी के नंबर ऑफ मोल्स को कैलकुलेट करिए। जिसका आपको मोल फ्रैक्शन निकालना है उसके नंबर ऑफ मोल्स ऊपर ले लीजिए, और जिसके, ठीक है, और सभी के नंबर ऑफ मोल्स को जोड़ के आप नीचे उससे डिवाइड कर दीजिए, तो उस कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन आपके पास आपको मिल जाएगा। इतनी बात सही है। और आपके चाहिए 1000 कंपोनेंट हो, चाहिए 2000 कंपोनेंट हो, चाहिए 2 कंपोनेंट हो, चाहिए 1 कंपोनेंट हो, चाहिए 3 कंपोनेंट हो, मोल फ्रैक्शन का जो सम है वो आपका हमेशा, कितने भी कंपोनेंट हो आपके n नंबर ऑफ कंपोनेंट्स हैं, हमेशा 1 रहेगा। इस बात को दिमाग में बैठा के रख लीजिए, बहुत काम आएगी। सही है इतनी बात। तो ये हो गया आपका मोल फ्रैक्शन। मैं आगे 1-2 क्वेश्चन भी इसके कराऊंगा, सारी जो जितनी चीज़ें आपको पढ़ाई जा रही इन सभी के 1-2 क्वेश्चन कराएंगे हम आपको। तो ये था आपका मोल फ्रैक्शन। इसके बाद बात करेंगे मोलैरिटी की। रीटी और लिटी 2 अलग अलग चीज़ें हैं। ये मोलैरिटी होता है एक होती है मोलैरिटी, उनको देखते हैं अब हम। उसके बाद लास्ट अपना क्या बचेगा, नॉर्मेलिटी, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और इसमें कंफ्यूज बहुत ज़्यादा बच्चे होते हैं, तो इसको देखते हैं। तो नेक्स्ट लेते हैं ये देख लीजिए आपकी कि कौन से नंबर का है, मोलैरिटी कैपिटल एन। तो बच्चों मोलैरिटी क्या होती है, आपकी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, ये आपकी मोलैरिटी होती है। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, ये आपकी होती है मोलैरिटी। तो अब आप नंबर ऑफ मोल्स कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो मोलैरिटी होती है कैपिटल M, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। सही है ये बात, ये आपकी होती है मोलैरिटी। तो इसका फॉर्मूला देखो, अब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट को कैसे कैलकुलेट करेंगे, NB गिवन मास बाई मोलर या मोलिकुलर मास, तो ये आपके नंबर ऑफ मोल्स हो जाएंगे। NB से रिप्रेजेंट कर दूं, मान लो इसको मैं NB बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लीटर में। सही है। NB को लिख सकता हूँ, NB को लिख सकता हूँ WB बाई NB। WB है आपका गिवन मास और MB है आपका मोलिकुलर मास, तो WB बाई MB इंटू वॉल्यूम, अगर मान लो ml में चेंज कर दूं तो यहाँ 1000 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। तो मोलैरिटी का फॉर्मूला आपके पास ये आ जाएगा, और आपने ये याद रखना है WB बाई MB
इंटू 1000 अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml। सही है इतनी बात। अब आपको एक बात ध्यान और रखनी है, इसकी यूनिट्स की बात करें तो यूनिट्स इसकी कैपिटल एम भी होती है, और नंबर ऑफ मोल्स की क्या होगी, मोल, सही है, और वॉल्यूम की क्या होगी, पर लीटर। तो मोल पर लीटर भी इसकी एक यूनिट होती है। इसके बाद अब आपसे कई बार ये पूछ लिया जाता है कि मोलरिटी है वो टेम्परेचर डिपेंडेंट है या टेम्परेचर इंडिपेंडेंट है। सही है, तो ये वाली जो चीज़ है मोलरिटी, ये है टेम्परेचर डिपेंडेंट। क्यों है ये टेम्परेचर डिपेंडेंट इसलिए है क्योंकि वॉल्यूम है ये आपकी क्या होती है, टेम्परेचर डिपेंडेंट होती है, तो इसलिए मोलरिटी भी आपकी टेम्परेचर डिपेंडेंट होगी। सही है इतनी बात। तो ये है आपकी मोलरिटी जो कि अच्छे से आपको समझ में आ गई होगी। इसके बाद नेक्स्ट जो है हमारी वो क्या है, मोलरिटी, उसको और देख लेते हैं अब हम। तो 6th पे आती है आपकी मोलरिटी, कैपिटल स्मॉल m, सॉरी, ये होती है आपकी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट। 1 kg सॉल्वेंट में कितने नंबर ऑफ मोल्स है सॉल्यूट के, वो होती है आपकी मोलरिटी। तो मोलरिटी को मैं स्मॉल m से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, यानी कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट इन kg, या मास भी लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तो एन बी अभी बताया आपको, डब्ल्यू बी अपॉन एम बी इंटू, अगर आप यहाँ ग्राम में ले हुए सॉल्वेंट ग्राम में, तो आपका फॉर्मूला ये बन जाएगा, ये आपने याद रखना है। और इसकी यूनिट्स की बात करते हैं तो इसकी यूनिट होती है स्मॉल m, और मोल और सॉल्वेंट की होगी यहाँ मान लो पर kg। सही है, तो मोल पर kg भी इसकी एक यूनिट होती है। इसके बाद अब देखो मोलरिटी जो है ये है आपका टेम्परेचर इंडिपेंडेंट फिनोमिना, टेम्परेचर इंडिपेंडेंट, क्योंकि इसमें कहीं पे भी वॉल्यूम नहीं है इसलिए ये टेम्परेचर इंडिपेंडेंट है। तो हमने आपको दोनों चीज़ें बता दी, मोलरिटी और मोलरिटी। इसके बाद अब हम डिस्कस करेंगे नॉर्मेलिटी। तो अब हम पढ़ने वाले हैं नॉर्मेलिटी। नॉर्मेलिटी कैपिटल एन, तो इसको डिफाइन कुछ इस तरह से करते हैं, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन। सही है, तो ये आपकी होती है नॉर्मेलिटी कि 1 लीटर सॉल्यूशन में आपके कितने नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट प्रेजेंट है सोल्यूट के, उसको बोलते हैं नॉर्मेलिटी। और इसको रिप्रेजेंट किया जाता है कैपिटल एन से। तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। सही है, ये होती है आपकी नॉर्मेलिटी। अब आपके पास है नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट कैसे कैलकुलेट किया जाता है। तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट जो है आपके, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, उसको कैलकुलेट किया जाता है डब्ल्यू बी, जो आपका सोल्यूट का गिवन मास है, अपॉन इक्विवेलेंट मास। इक्विवेलेंट मास ऑफ सोल्यूट। तो इस तरह से नंबर ऑफ
ग्राम इक्विवेलेंट को कैलकुलेट किया जाता है। WB का मतलब है कितना मास गिवन है सॉल्यूट का। अब आपके पास जो चैलेंज आता है वो चैलेंज ये आता है कि आप इक्विवेलेंट मास कैसे कैलकुलेट करोगे। तो इक्विवेलेंट मास को आप इस तरह से कैलकुलेट करोगे। इक्विवेलेंट मास आपका क्या होता है, मोलर मास या मोलिकुलर मास, और एक होता है एन फैक्टर, सही है। तो इक्विवेलेंट मास होता है आपका मोलर मास अपॉन एन फैक्टर। तो सबसे बड़ा जो चैलेंज है वो इस एन फैक्टर को कैलकुलेट करने का है। तो एन फैक्टर कैलकुलेट, तो एन फैक्टर को कैसे कैलकुलेट करेंगे, इसमें सबसे बड़ा चैलेंज यही है, सही है। तो इन सब की वैल्यू जब आप इसमें रख दोगे तो आपके पास कंप्लीट जो फॉर्मूला बन के आएगा वो बन के आएगा नॉर्मेलिटी का WB/MB इंटू, अब इसमें आएगा ऊपर आपका एन फैक्टर, सही है, और नीचे आ जाएगी वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लीटर में। तो नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला ये आएगा। क्यों, WB आपका आ गया, इक्विवेलेंट मास को जब आप पुट करोगे तो नीचे आ जाएगा मोलर मास, मोलर मास मतलब MB, सही है, और जो एन फैक्टर नीचे है वो ऊपर चला जाएगा, और वॉल्यूम तो इसमें आई। तो ये वाला फॉर्मूला आपको याद रखना, और ये इंपॉर्टेंट है। तो ये कंसंट्रेशन को एक्सप्रेस करने की जितनी भी टर्म है ये सारी इंपॉर्टेंट है। वैसे आपको ये सारी आनी चाहिए क्योंकि ये +1 में है सारी चीज़ें लगभग। तो इस एन फैक्टर को निकालने का जो चैलेंज है, तो इस एन फैक्टर को ही निकालना अब हम सीखने वाले हैं कि एन फैक्टर को कैलकुलेट कैसे किया जाता है। नॉर्मेलिटी की डेफिनेशन आपको पता लग गई है, अब आपको एन फैक्टर कैलकुलेट करना आना चाहिए कि एन फैक्टर कैलकुलेट कैसे करते हैं। तो देखिए अब एन फैक्टर को कैलकुलेट करते हैं, मैं इसको इरेज कर रहा हूँ, इस वाले फॉर्मूला को मैं छोड़ रहा हूँ। तो हम एन फैक्टर को कैलकुलेट करेंगे, उसके बाद में कंसंट्रेशन को एक्सप्रेस करने की जो टर्म्स हैं, मेथड्स हैं, वो ख़त्म हो जाएंगे। तो कैलकुलेशन ऑफ एन फैक्टर या हाउ टू कैलकुलेट एन फैक्टर, ये निकालने वाले हैं कि एन फैक्टर को कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो सबसे पहले देखिए आप बेस के केस में, तो आपका जो बेस है उसके केस में जो एन फैक्टर होगा वो क्या होगा, नंबर ऑफ OH नेगेटिव आयंस गिवन बाय बेस। ठीक है, बेस है वो OH नेगेटिव आयन कितने दे रहा है इन एक्वस सॉल्यूशन। तो ये आपका होगा बेस के केस में एन फैक्टर। देखो अब आपके पास जो बेस है, मान लिया KOH सपोज ये आपका बेस है, K पॉजिटिव और OH नेगेटिव में हो गया ये डिसोसिएट। यहाँ OH नेगेटिव आपको कितने मिल रहे हैं 1, तो एन फैक्टर कितना हो जाएगा 1। इसी तरह से NaOH मान लिया आपका, NaOH में Na पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव, तो इसका भी एन फैक्टर कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। अब आप देखिए एसिड के केस में, तो एसिड के केस में नंबर ऑफ H पॉजिटिव आयंस गिवन बाय एसिड इन एक्वस सॉल्यूशन। तो एक्वस सॉल्यूशन में कितने H पॉजिटिव आयन दे रहा है एसिड, उस वो क्या होंगे आपके एन फैक्टर हो जाएगा एसिड का। अब आप एसिड का एग्जांपल ले सकते हैं, इसमें HCl है जो आपका, वो H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव, तो इसका एन फैक्टर कितना हो जाएगा 1। H2SO4 है, H2SO4 है। अब आपका ये रिवर्सिबल भी हो सकता है, कोई इसमें दिक्कत नहीं है। तो H2SO4 में ये 2H पॉजिटिव प्लस SO4 2 नेगेटिव देगा। अब इसमें कितने मिल रहे हैं 2H पॉजिटिव, तो इसका एन फैक्टर कितना हो जाएगा 2, सही है। तो इस तरह से आप कैलकुलेट करोगे। हाँ एक बात और ध्यान रखनी है एसिड के केस में कि एन फैक्टर है जो आपका वो नंबर ऑफ
अवेलेबल हाइड्रोजन इन फॉर्मूला ऑफ एसिड। जो एन फैक्टर है वो कभी भी उस चीज पे आपका डिपेंड नहीं करेगा कि उस एसिड के फॉर्मूला में कितने हाइड्रोजन्स प्रेजेंट है, ये आपने ध्यान रखना है। तो ये आपके एसिड और बेस के केस में एन फैक्टर की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करी जाती है आपने देख लिया। अब हम देखते हैं साल्ट्स के केस में। जो साल्ट होते हैं उनके केस में आप कैसे एन फैक्टर की वैल्यू निकालेंगे वो देखिए। अब जो आपके तीसरा है सोल्ट। सोल्ट्स के केस में आप क्या निकालेंगे, टोटल मैग्नीट्यूड ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज। सही है। तो आपका पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज आपके इक्वल मिलेंगे, तो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज का आपको टोटल मैग्नीट्यूड लेना है। सही है। जैसे कि Al2 SO4 थ्राइस, ये एक सल्ट है। Al के ऊपर देखो कितना चार्ज हो जाएगा टोटल। एक Al पे +3 तो 2 पे कितना +6, एक SO4 पे -2 तो 3 पे कितना -6। इन दोनों का मैग्नीट्यूड लेंगे तो 6 आ जाएगा। तो इस केस में आपका जो एन फैक्टर है वो कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। सही है। इसके बाद देखो अगला सोल्ट है आपका, आप ले सकते हो इसमें देखो अगला सोल्ट NaCl है, Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव। इसमें डिसोसिएट होता है तो आप बोल सकते हो Na के ऊपर चार्ज +1, Cl के ऊपर -1। तो इस केस में आपका एन फैक्टर कितना हो जाएगा, 1। सही है। 1 और -1 का जो आपका एन फैक्टर है वो 1 हो जाएगा। अब हमने जो ये फोर्थ पे आएगा आपका वो क्या आएगा, ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट। उनके केस में क्या होगा एन फैक्टर, तो उस केस में होगा आपका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर्ड। तो ये आपका एन फैक्टर हो जाएगा। जैसे कि KMnO4 है, ये एसिडिक मीडियम में जाएगा Mn2 पॉजिटिव में। ये KMnO4 जो है ये बेसिक मीडियम में जाएगा +6 में, और ये न्यूट्रल मीडियम में जाएगा Mn+4 में। सही है। ये तीन अलग अलग हैं, तो तीनों में अलग अलग एन फैक्टर आएगा। इसमें देखो आपका K, जो आपका K है इसके ऊपर चार्ज आएगा +1, Mn के ऊपर अब 4 ऑक्सीजन, एक ऑक्सीजन के ऊपर -2 तो इनके ऊपर माइनस, इसका एक का कितना हो जाएगा -2 तो ये 8 यानी कि +7। अब +7 से ये किस में जा रहा है, +2 में। +7 से +2 में जा रहा है तो इलेक्ट्रॉन का क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। लॉस होना मतलब ऑक्सीडेशन, तो ये क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट। सही है। तो इसमें जो ये कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए, 5, तो एन फैक्टर हो गया 5। इसी तरह से इसमें आपके 7 से किस में जा रहा है, 6 में, तो इसमें एन फैक्टर कितना हो जाएगा, इसमें देखो 7 से 6 में, तो 7 से 6 एक इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हुआ। तो देखो इसमें +7 से 6 में गया तो एक इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हुआ, एन फैक्टर हो गया 1। इसमें +7 से 4 में गया 3, तो एन फैक्टर की वैल्यू सब में क्या आई है, अलग अलग। तो इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद हम निकालना सीखेंगे, एक रिलेशन है वो देखते हैं। अब हम, ये आपको समझ में आ गया होगा, इसको आप लिख लीजिए। तो अब हम देखते हैं, एक रिलेशन निकालेंगे छोटा सा। देखो अच्छा भाई, नॉर्मलिटी ये लिख रखी है। अब आपने एक चीज़ पढ़ी थी, मोलरिटी, कैपिटल N, वेट ऑफ सोल्यूट गिवन वेट ऑफ सोल्यूट बाई मोलिकुलर वेट ऑफ सोल्यूट
अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, मोलरिटी होती है ये। अब आपको इस फॉर्मूला में आपको मोलरिटी नज़र आ रही कहीं पे, जो ये वाली चीज़ है इसको ध्यान से देखो, ये वाली, तो ये वाली आपकी क्या है, मोलरिटी। तो नॉर्मेलिटी के इस फॉर्मूला में जो नॉर्मेलिटी होगी वो आप क्या लिख सकते हैं, मोलरिटी इनटू एन फैक्टर। तो किसी केस में अगर आपको मोलरिटी गिवन है और उस केस में आपको नॉर्मेलिटी निकालने को ये बोलता है, तो उस केस में आप ये लिख सकते हैं, सही है। तो अब देखिए आप नॉर्मेलिटी को क्या लिख सकते हैं, ग्राम इक्विवेलेंट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लीटर। और जो आपकी इधर वाली ये चीज़ है ये एन बी अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, ये ऐसे लिख लीजिए, वॉल्यूम लीटर में, इधर वॉल्यूम लीटर में, इससे ये कट गया। तो ग्राम इक्विवेलेंट है जो आपका, वो क्या जाएगा, एन बी इंटू एन फैक्टर भी है यहाँ पे, तो एन बी अपॉन एन फैक्टर। तो आप ये दो रिलेशन याद रखिए, सही है। तो यहाँ पे आपका जो ये कंसंट्रेशन कैसे एक्सप्रेस करी जाती है वाला टॉपिक होता है ख़त्म। आई होप आपको ये पूरा टॉपिक समझ में आया होगा। तब थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।